हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आई होप यू ऑल आर सो वेल। आज हम बात करेंगे MGP E13 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है फांसीवाद। फांसीवाद से आप क्या समझते हैं? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो फांसीवादी विचारधारा है ये किसके द्वारा लाई गई। ये विचारधारा जो थी ये लेकर लाई गई थी बेनिटो मुसोलिनी के द्वारा। ठीक है, इन्होंने एक दल की स्थापना की थी, जो दल जो था ब्लैक शर्ट्स कहलाया। यानी कि इनकी पार्टी में जो भी लोग थे वो सारे क्या करते थे, इनके जितने भी अनुयायी थे वो काली कुर्ती पहन करके सेना का गठन किया था। उस सेना ने सब ने क्या किया था, काली कुर्ती पहनी थी। जो फांसीवाद था ये जो बेनिटो मुसोलिनी थे ये हीगल की विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा राज्य सर्वोच्च है, यानी कि सब कुछ राज्य के भीतर ही है, और जो राज्य है वो उसको उन्होंने आत्मा बताया। और इन्होंने कहा कि एक दल, एक राजा, एक नेता, इसकी बात की इन्होंने। मतलब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये जो विचारधारा थी ना, इसके अंतर्गत पूरी तरीके से तानाशाही शासन को अपनाया गया। तो फांसीवाद से अभिप्राय क्या है? तानाशाह से है, तानाशाही से। जो फांसीवाद है वो लैटिन शब्द फाशियो से बना है, जिसका अर्थ है बंडल या लकड़ियों का बंधा हुआ ढेर। ठीक है, तो ये बंडल जो है ये लाल फीतों से बंधे होते थे। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो जो पार्टी थी इसने साम्यवाद का विरोध किया, अनभक्ति पार्टियों का विरोध किया। ठीक है, जो फांसीवाद थे वो इटली में बेनिटो मुसोलिनी के द्वारा संगठित फाशियो डी कन्वेर्टिमेंटो का राजनीतिक संगठन था। जब ये सत्ता में आए तो उस वक्त सबसे पहले ये 1919 में इन्होंने ये खड़े हुए। ठीक है, लेकिन 1919 में इन्हें असफलता मिली। उसके बाद ये 1921 में खड़े हुए, यहाँ पे इनको सिर्फ 35 वोट मिले। उसके बाद ये 1922 में खड़े हुए। उसके बाद 1922 ईस्वी में इनको सफलता हासिल हुई, और उसके बाद इन्होंने जो उस वक्त वहाँ पे नेपाल के जो राजा थे विक्टर इमैनुअल जो थे, उनको वो जो थे वो बेनिटो मुसोलिनी से इस प्रकार भयभीत हो गए थे कि उनको विवश कर दिया गया। तो वो त्यागपत्र देने के लिए उन्होंने क्या किया, स्वीकृति जाहिर की, और उन्होंने क्या किया, अपना त्यागपत्र दे दिया। और 1922 ईस्वी में बेनिटो मुसोलिनी जो थे उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया, या फिर हम यूँ कहें कि वो 1922 में वो प्रधानमंत्री के पद को उन्होंने संभाला। ठीक है, जो बेनिटो मुसोलिनी थे वो स्टार्टिंग में साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे, बट उन्होंने बाद में क्या कहा, इसको हानिकारक बताया। ठीक है, अब हम पहले थोड़ा सा मुसोलिनी के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम उसकी जो सिद्धांत थे क्या क्या थे वो जानेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आखिर इसका उदय क्या हुआ, क्यों हुआ, और इसकी नीतियाँ क्या क्या थी। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि मुसोलिनी ने ब्लैक शर्ट्स यानी कि काली कुर्तेधारी वाले अनुयायी की सेना गठन की। 1921 में चुनाव में खड़ा हुआ, जहाँ पे इसने अनुपातिक निर्वाचन प्रणाली, मजदूरों के मजदूरों के कारखानों को लेकर, ये राष्ट्रीयकरण में सुधारों को लेकर के घोषणा की। मजदूरों का इन्होंने सहारा लिया, कहा कि हम मजदूरों को उनके काम के अकॉर्डिंग वेतन देंगे। ठीक है, और इन्होंने कहा कि वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की बात की इन्होंने। ठीक है, 1921 में जब ये खड़े हुए, 1919 में खड़े हुए तो इनको असफलता मिली। 1921 में इनको 35 सीटें मिली, और 1922 में 27 अक्टूबर 1922 में इन्होंने क्या किया, फासिस्ट सम्मेलन में भाग लिया। और उस वक्त वहाँ पे जो नेपाल के जो राजा थे विक्टर इमैनुअल III, उनको त्यागपत्र देना पड़ा। ठीक है, और वहाँ पर 30 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी जो थे उन्होंने अपना प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कर लिया। अब हम बात करें फांसीवाद के उदय के सिद्धांत की, कि इसका उदय कैसे हुआ। तो इसका जो उदय हुआ, इसमें मेन जो थी चीज़ है वो ये है कि ये जो मुसोलिनी जो थे, इसके उदय के बहुत सारे कारण थे। मतलब जो इस टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इसने बहुत ज़्यादा साथ दिया था, और इसने संधि की थी अमेरिका और ब्रिटेन से कि जब वो युद्ध में जीत जाएंगे तो वो उसको, मतलब फ्रांस और जो ब्रिटेन का हिस्सा है वो ये लोग आपस में बांटेंगे। बट जापान से संधि की थी इसने, बट ऐसा नहीं हुआ। जब वो लोग जीत गए तो उन्होंने क्या किया, इसको सिर्फ छोटे छोटे जो हिस्से थे वो दे दिए, जबकि फ्रांस और जर्मनी जो था वो अमेरिका और ब्रिटेन ने आपस में ही बांट लिया। तो ये कारण भी था। ठीक है, और भी कई सारे रीजन है जिसको हम जानेंगे। जो फांसीवादी सिद्धांत था ये हम पढ़ रहे हैं कि इसके सिद्धांत क्या क्या थे। तो जो फांसीवाद था ये राज्य को सर्वोपरि मानता था। इसके अंदर राज्य का स्थान पहले है और व्यक्ति जो है वो बाद में है। राज्य
यानी कि सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य ही आत्मा है। इसने भीड़ तंत्र कहा है लोकतंत्र को, जबकि इसने भीड़ तंत्र का विरोध किया और इसने कहा कि लोकतंत्र को विरोधी माना। जबकि अगर हम बात करें यहाँ की, तो लोकतंत्र में लोगों के लिए और लोगों के द्वारा की बात की जाती है, यानी कि जनता के हितों को प्रेफर किया जाता है। बट यहाँ पे जनता के जो हित थे उसको इन्होंने भीड़ तंत्र बताया है, ठीक है। और इसने एक पार्टी और एक नेता की बात की है, ठीक है, एक पार्टी और एक नेता, मतलब ये फुल तरीके से क्या हुआ, तानाशाही की बात करता है। तो फांसीवाद जो थे ये मार्क्स के साम्यवादी का विरोध करते हैं और ये वर्ग संघर्ष की जगह परस्पर सहयोग की भावना पर बल देते हैं। और इन्होंने युद्धों पर बल दिया। इन्होंने कहा कि अगर क्रांति करनी है हमें तो हमें युद्ध करने पड़ेंगे, बिना युद्ध के हम क्रांति नहीं ला सकते। अभी हम लोगों ने क्या जाना, हमने जाना कि फांसीवाद जो है वो फांसियों से बना है, लैटिन भाषा के शब्द है जिसका अर्थ है बंडल या गट्ठर। हम लोगों ने बात की कि जो बेनिटो मुसोलिनी थे इनके बारे में बात की कि ये पार्टी में जब आए तो कैसे इनको स्टार्टिंग में विफलता का सामना करना पड़ा और 1919 में किस तरीके से विफल हुए, 21 में कैसे विफल हुए, इनको सिर्फ 35 सीटें मिली और 1922 में ये प्रधानमंत्री बन गए। इसके बाद हमने इनके सिद्धांतों की बात की और आप लोग ये सारी चीज़ें ब्रीफली लिखोगे। स्टार्टिंग में जो बेनिटो मुसोलिनी जो थे वो एक टीचर बने, फिर इसके बाद ये हायर एजुकेशन के लिए स्विट्ज़रलैंड चले गए थे और उसके बाद ये इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में स्टार्टिंग में समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे, बट बाद में इन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया और इन्होंने समाजवाद को क्या कहा, हानिकारक कहा, ठीक है। अब इसकी वजह के क्या क्या कारण थे, तो पेरिस शांति सम्मेलन जो था ये इटली में किया गया, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे इटली ने अपने मित्र राष्ट्रों के साथ संधि की थी और इस संधि के अकॉर्डिंग इन राष्ट्रों ने लंदन से की गई गुप्त संधियाँ की थी। इसके अकॉर्डिंग यूरोप के जो क्षेत्र थे और अफ्रीका का जर्मन जो था ये क्षेत्र इनको देने की बात की गई थी, लेकिन युद्ध होने के बाद इटली को ये सारे जो क्षेत्र थे ये दिए नहीं गए, उसको केवल छोटे छोटे क्षेत्र दे दिए गए, जैसे कि टेनेंटो, डोलमेशिया के तट का कुछ भाग, टिरोल का कुछ भाग टिरोल दे दिया गया। लेकिन जो बड़े क्षेत्र थे वो अफ्रीका में जर्मनी के उपनिवेश को, जो जर्मनी था उसको इन लोगों ने दिया नहीं इनको, और इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन और फ्रांस ने इन क्षेत्रों को आपस में ही बांट लिया, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग थे वो उग्र हो गए, ठीक है। इसका एक कारण वहाँ की आर्थिक दशा भी थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मतलब इटली ने प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी ली, इससे वहाँ के लोगों की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा चरमरा गई। इटली के लोग लगभग जो थे 6.5 लाख लोग मारे गए इस युद्ध में। देश में खाद्यान्न संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, 10 लाख से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे, 15 अरब से ज़्यादा डॉलर की संपत्ति जो थी वो नष्ट हो गई थी। मुद्रा जो थी उसमें 70% मूल्य की गिरावट आ गई थी। जो वस्तुएं थी उसका मूल्य बढ़ने लग गया था, क्योंकि अब गरीबी आ गई थी बहुत ज़्यादा, ऋण जो था वो बढ़ गया था, तो लोग क्षतिपूर्ति करने के लिए दामों की लागत जो थी उसको बढ़ाने लग गए, ठीक है। मजदूर, सैनिक सभी वर्ग जो थे वो इससे असंतुष्ट थे और इसी बीच जब मुसोलिनी आया और उसने लोगों के हितों की बात की, उसने वर्ग संघर्ष की बात की, उसने कहा कि भाई मजदूरों को उनका हक जो है वो मिलना चाहिए, तो उसके कुशल भाषण की वो लोग जो हैं वो उसकी तरफ आकर्षित होने लग गए, ठीक है। और इसी तरीके से धीरे धीरे जो पार्टी थी वो सत्ता में आ गई। राष्ट्रवादी असंतोष भी था, जो प्रथम विश्व युद्ध में उसकी हार हुई थी कि वो इतने छोटे से देश से हार गया था, इसका जो कारण जो था वो लोग जो थे वो वहाँ की सरकार को दोषी मानने लग गए थे, ठीक है। अब राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति ना कर पाने के कारण वहाँ की जो सरकार है उसका विरोध करने लगे थे लोग और फांसीवादी दल को समर्थन करने लगे थे। साम्यवाद का प्रसार, मतलब इटली के जो लोग थे जिन्होंने ब्लैक शर्ट्स के जो अनुयायी दल थे, उन्होंने क्या किया, अपनी पार्टी का प्रचार करने लग गए और बोल्शेविक क्रांति जो थी उसकी भांति वो क्या करने लगे, सर्वहारा शासन लाना चाह रहे थे, ठीक है। लेकिन ये सर्वहारा शासन लाते लाते बाद में डिक्टेटरशिप फुली तरीके से इन्होंने इसको अपनाया, ठीक है। और उस वक्त इन लोगों को ने, इन पूंजीपतियों ने, ज़मींदारों ने इसका साथ दिया, ठीक है। नई विचारधारा का प्रसार, तो हीगल ने जिस तरीके से अगर बात करें हीगल की, तो हीगल ने कहा था कि राज्य जो है वो सर्वाधिक महत्व दिया था। उसने कहा था कि राज्य जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। व्यक्ति के महत्व को उसने बाद में सेकंड प्रेफर किया, जबकि उसने राज्य जो था उसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखा। वैसे ही फांसीवाद जो थे उन्होंने भी यही विचारधारा अपनाई और इन्होंने भी कहा कि राज्य के भीतर ही सब कुछ है, राज्य को इन्होंने आत्मा कहा, ठीक है।
अब हम बात करें मुसोलिनी की नीतियों की, तो मुसोलिनी की अगर हम राज्य व्यवस्था की बात करें तो 1925 से 26 में संसद की स्वीकृति के बिना ही मुसोलिनी ने क्या किया, आज्ञा पत्र जारी किया और कानून प्राप्त किया। ठीक है, प्रधानमंत्री पद के साथ साथ इन्होंने अपने आप को सेना का प्रमुख घोषित किया। ठीक है, और मुसोलिनी ने 1926 ईस्वी में इन्होंने फांसीवाद के अलावा सारी पार्टियां जो थी उस पर उनका अंत कर दिया। इन्होंने जितने भी न्यूज़पेपर्स थे, बुक्स थी, रेडियो थे, हर चीज़ पर प्रतिबंध लगा दिया, सेंसरशिप लगा दी। आर्थिक नीति की बात करें अगर हम, तो इन्होंने सिंडिकलिज्म जो अर्थव्यवस्था का विकास किया, इसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया, उद्यमी और मजदूरों के हितों, इनके कल्याणों के लिए क्या किया इन्होंने, मजदूरों को और इनके हितों की रक्षा के लिए इन्होंने क्या किया, एक साथ कार्य करने को प्रेफर किया। ठीक है, मुसोलिनी ने 13 सिंडिकेट श्रम संघ की स्थापना की और आगे चलकर ये जो श्रम संघ थे इनको कॉर्पोरेट का रूप दे दिया गया। 1934 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, 22 निगम बनाए। मालिक और मजदूरों को बराबर प्रिफर किया गया, यहाँ पे बराबर बराबर प्रतिनिधि थे। इन 22 निगमों में 8 कृषि के, 8 उद्योगों के और जो 6 थे वो यातायात के निगम बनाए गए थे। ठीक है, जिसके अंतर्गत विविध व्यवसाय जो हैं वो किए जा सके। इन्होंने निगम पार्षद का अध्यक्ष स्वयं को घोषित किया था। अगर हम बात करें विदेशी नीति की, तो मुसोलिनी जो थे इनकी विस्तारवादी नीतियाँ जो थी ये औपनिवेशिक थी। इन्होंने खुद ही कहा था कि अगर आप लोगों को कहीं पे भी क्रांति लानी है तो उसके लिए युद्ध बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान रोड्स और डार्डेनलीज द्वीप समूह इटली में यूनान से मिल गया। ठीक है, इन्होंने अबिसिनिया को अपने आधिपत्य में स्थापित कर लिया, वहाँ पर आक्रमण करके 1936 में इटली और जर्मनी के बीच संधि हुई। ठीक है, और जिसे रोम बर्लिन धुरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था, साम्यवादी विचारधारा जो थी उसका विरोध किया था इन्होंने, और साम्यवादी विचारधारा को इन्होंने हानिकारक कहा था। ठीक है, इन्होंने जर्मन, जापान और इटली का एक संघ बनाया जो आरबीटी के नाम से फेमस है। इसे हम आरबीटी एक्सिस के नाम से जाना जाता है, यानी कि रोमन बर्लिन टोक्यो धुरी। 1937 में इटली जो था उन्होंने स्वयं को राष्ट्रीय संघ की सदस्यता से अलग कर दिया और वहाँ से उन्होंने क्या किया, 1937 में त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, कि अब इटली जो है वो किसी भी तरीके से इसका पार्ट नहीं है और इसका कोई भी हिस्सा नहीं है। 1939 में मुसोलिनी की सहायता से स्पेन में फासिज्म नेता फ्रैंको जो थे उनकी जीत हुई, क्योंकि इटली जो था वहाँ पे मुसोलिनी जो था उसका प्रभुत्व था और उन्होंने क्या किया, उसको समर्थन दिया। तो इसी की वजह से फ्रैंको जो थे वो जीत गए। ठीक है, राष्ट्रीय संघ की निर्बलता का फ़ायदा उठाकर 1939 में मुसोलिनी जो थे उन्होंने क्या किया, अल्बानिया को इटली में मिला लिया। ठीक है, इसके बाद 1940 आते आते जो लोग थे वो हिटलर की नीतियों से प्रभावित होने लगे और 1804 ईस्वी में हिटलर जो था लोगों ने क्या किया, उसको नेता बना दिया। ठीक है, और इसी तरीके से जो मुसोलिनी का शासन जो था उसका अंत होता है। तो मुसोलिनी की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के इसने स्टार्टिंग में समाजवाद का विरोध किया, वर्ग संघर्ष को लाने की बात की। ये एक पार्टी एक नेता की बात करता है। जो फांसीवाद के अंदर इसने पूरी तरीके से तानाशाही शासन ला दिया। इसने जो सैन्य का प्रधान अपने आप को घोषित कर दिया, राष्ट्रीय संघ की अध्यक्षता का प्रधान अपने आप को घोषित कर दिया। जितने भी गवर्नमेंट के अंदर जितने भी आधार थे, जितने भी आज्ञा पत्र वगैरह जो थे, इन सारी चीज़ों को इसने समाप्त कर दिया। इसने कहा कि जो राज्य है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और राज्य के बाद व्यक्ति है। राज्य को इन्होंने आत्मा कहा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर लिखनी है और मेन पॉइंट्स इसके इंक्लूड करने हैं फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई हो और ये आपके लिए थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल रही हो फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।